अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। आज हम क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा क्रिमिनोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं, क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट को समझने से पहले हम क्राइम को समझ लेते हैं कि बेसिकली क्राइम क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्राइम। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में तो सबको पता होगा कि भाई क्राइम किसे कहते हैं। भाई जुर्म को कहते हैं। कोई भी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ आप कोई भी काम करोगे तो वो आपका क्राइम में आ जाएगा और आपको उससे रिलेटेड सैंक्शंस लगेंगे, यानी आपको उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स मिलेंगी। हम इसमें 3 व्यूज़ देख लेते हैं कि हर व्यू का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके मुताबिक क्राइम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेंसस व्यू। कंसेंसस व्यू के मुताबिक क्राइम क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस व्यू, क्राइम वो बिहेवियर्स हैं जो कि सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उस बिहेवियर को मकरूह समझें या उन बिहेवियर्स की सोसाइटी में इजाज़त ना हो, उस बिहेवियर को एक्सेप्टेबल ना समझा जाए अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो हम कहते हैं कि कंसेंसस व्यू के मुताबिक क्राइम ये है। इसीलिए जो सोसाइटी का क्रिमिनल लॉ होता है या कोई भी रिटन कोड जो होता है क्राइम्स के बारे में और उससे रिलेटेड पनिशमेंट जहाँ मेंशन होती हैं, वो सोसाइटी की वैल्यूज़, बिलीव्स और ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो जो टर्म है कंसेंसस, वो एक जनरल एग्रीमेंट के तौर पर यूज़ किया गया है, जिस एग्रीमेंट पे मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स एग्री करते हैं कि ये जो बिहेवियर्स हैं ये प्रोहिबिटेड हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ। इसीलिए हम इन बिहेवियर्स को क्या कह देते हैं कि ये क्या है, क्राइम है। यानी कि लॉ डिफ़ाइन करता है क्राइम को, एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि कौन कौन से बिहेवियर्स अलाउड नहीं हैं और तमाम सिटीजन्स पर वो लॉ जो है वो इक्वली अप्लाई होता है। ये कंसेंसस व्यू के मुताबिक क्राइम है। कन्फ्लिक्ट व्यू क्या कहता है क्राइम के बारे में। कन्फ्लिक्ट व्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सोसाइटी जो है उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो रह रहे हैं, जैसे कि ऑनर्स हैं तो वर्कर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स हैं तो स्टूडेंट्स भी हैं। ये जितने भी डाइवर्सिटी है ग्रुप्स की, ये सारे आपस में क्या है, किसी न किसी बात पे या कहीं ना कहीं इनमें कन्फ्लिक्ट है। तो ये कन्फ्लिक्ट पे बेस है ये व्यू। इसके मुताबिक जो बंदा लॉ में है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो उसका इस्तेमाल करता है अपने इकोनॉमिक या सोशल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए। जो चीज़ें उसके लिए या उसकी पोजीशन के लिए ठीक नहीं होती वो उनको एज अ क्राइम आउटलाइन कर देता है। इसीलिए जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको इसलिए क्रिएट किया जाता है कि जो हैव्स वाले हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए हैव नॉट्स वालों से। हैव और हैव नॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कार्ल मार्क्स का है, यानी जो हमारे सोसाइटी पे जिनके पास सब कुछ है वो हैव्स वाले हैं और जो गरीब हैं, पुअर हैं, जो उनके अंडर आए हुए, जो उनकी क्लास उनके अंडर आई हुई है, वो हमारे पास क्या है, हैव्स नॉट वाले हैं। तो कन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि भाई ये जो लॉ बनाया है ये पावरफुल लोगों ने अपने लिए बनाया है ताकि जो गरीब हैं उनसे अपने आप को बचा सकें और अपने फ़ायदे में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो लॉ क्या हुआ, टूल हुआ रूलिंग क्लास का। क्राइम जो है वो एक पॉलिटिकली डिफ़ाइन किया गया है कॉन्सेप्ट है। जो रियल क्राइम्स हैं उनको तो कोई क्राइम समझता ही नहीं है, जैसे कि रेसिज्म हो गया, सेक्सिज्म हो गई, क्लासिज्म हो गई, फ़िरकावारियत हो गई, हसब नसब की बात हो गई, मर्द और औरतों का फ़र्क हो गया। असल में रियल क्राइम्स ये हैं, लेकिन इनको कोई क्राइम नहीं समझता और अपने मुताबिक पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन कर दिया है क्राइम के। लॉ जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है अंडर क्लास के लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे पास है कन्फ्लिक्ट व्यू। अच्छा, कन्फ्लिक्ट व्यू हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इंट्रैक्शनिस्ट व्यू क्या कहते हैं। इंट्रैक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक क्राइम क्या है। इन अकॉर्डिंग टू द इंट्रैक्शनिस्ट व्यू, जो डेफिनेशन है क्राइम की वो रिफ्लेक्ट करती है उन लोगों के ओपिनियंस के या प्रेफरेंसेस को जिनके पास सोशल पावर है या वो किसी भी लीगल जस्टिफिकेशन में काम करते हैं।
ये लोग अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हैं और राइट एंड रॉन्ग की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर देते हैं बाकी पॉपुलेशन पे। इसीलिए जो क्रिमिनल्स हैं वो इंडिविजुअल हैं सोसाइटी में जिनको लेबल कर दिया जाता है या उनको डेविएंट कह दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई सोसाइटी के कोई सोशल रूल्स को वायलेट किया होता है। हॉवर्ड बेकर कहते हैं कि डेविएंट वो बंदा है जिस पे लेबल लग जाए, ठीक है, और डेविएंट बिहेवियर को लोगों को भी मतलब डेविएंट का लेबल लगाना बहुत आसान है ताकतवरों के लिए, ठीक है। जो मॉरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्राइम को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और एक्ट तभी क्राइम बनता है जब सोसाइटी उसको बताती है कि हाँ ये डिफ़ाइन करती है कि ये तो क्राइम हो गया। जो क्रिमिनल लेबल्स हैं वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स हैं, यानी कि अगर किसी पावरफुल ने किसी भी गरीब बंदे पर ब्लेम लगा लिया कि हाँ भाई ये जो है ये मुजरिम है, तो उसकी तो सारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई और सोसाइटी भी उसको उसी नज़र से देखेगी, क्योंकि जो सिस्टम में लोग मौजूद हैं वो इन्फ्लुएंशियल है, वो उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि अगर वो कहते हैं कि ये जो कहते हैं ना मासूम लोगों को भी मुजरिम बना दे तो सोसाइटी मान लेती है, उनकी मनी इज़ पावर वाली बात है, ठीक है। तो इंट्रैक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक जो हमारी लीड क्लास है या जो इन्फ्लुएंसर जिनका कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम में या क्रिमिनल लॉ में हाथ जाता है, तो वो अपने मुताबिक जो हैं वो डेफिनेशन राइट एंड रॉन्ग की दे देते हैं और वो बाकी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो जाती है। ये तीनों जो पर्सपेक्टिव हैं ये इनके मुताबिक क्राइम क्या था आपको बताया। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्राइम। अब तीनों व्यूज़ को कंबाइन करके एक डेफिनेशन बनती है क्राइम की। क्या है वो? क्राइम इनके मुताबिक एक वायलेशन है किसी भी सोसाइटल रूल का, ठीक है, जिसको एक्सप्रेस किया जाए क्रिमिनल लॉ के ज़रिए से, और जो लॉ है वो पब्लिक ओपिनियन या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और लोगों के जो व्यू पॉइंट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो, और जो लोग हैं कौन से जो सोशल या पॉलिटिकल पावर में हों और वो उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हों, वो ये अपना व्यू पॉइंट देंगे। तो जो इंडिविजुअल इन रूल्स को वायलेट करेगा वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। कौन देगा सज़ा? स्टेट अथॉरिटी देगी, ठीक है। सोशल स्टिग्मा हो जाएगा, लग जाएगा उस पर, और उसका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। जो सोसाइटी आपको एक स्टेटस देती है शरीफ आदमी का, अगर आप पे टैग लग गया मुजरिम का, तो जो आपका स्टेटस है वो क्या हो गया? वो डिस्टर्ब हो गया और वो आपका खो गया आपसे, आप सोसाइटी की नज़रों में मुजरिम हो गए हो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के मुताबिक क्राइम क्या है कि एक ऑफेंस है जो कि पर्सनल से निकल के एक पब्लिक स्फेयर में चला जाता है, और जहाँ पे जो से रूल्स मना होते हैं या लॉ मना होते हैं जिनको तोड़ना वो तोड़ दिए जाते हैं, और उनको फिर उनके मुताबिक जायज़ सज़ाएं मिलती हैं। जो उन्होंने जो उनसे रूल या लॉ तोड़ा होता है उनके लिए जो सज़ा लिखी गई होती है वो सज़ा उनको मिलती है, और पब्लिक अथॉरिटी वो सज़ा मुजरिमों को देती है। ये डेफिनेशन थी जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है सोशियोलॉजी की, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू सर विलियम ब्लैकस्टोन के मुताबिक क्राइम क्या है? वो कहते हैं कि जो पब्लिक राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जब उनको वायलेट किया जाता है पूरी कम्युनिटी की वजह से, या कम्युनिटी के जितने भी पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसको वायलेट किया जाता है, तो ये क्राइम हो गया। तो सर विलियम जो हैं वो भी वायलेशन ऑफ लॉ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि जब भी वायलेशन ऑफ लॉ होगी तो आपका क्राइम होगा। ये 3 डेफिनेशन ही आपको क्राइम को समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स हैं जो कि मिलके क्राइम को बनाते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं: एक्टस रियस, मेंस रिया, कॉजेशन एंड कंकरेंस। बारी बारी इसको समझते हैं। ये मॉडल्स आप देख लें, आपको याद रखने में आसानी होगी। इस टाइप का फ्लावर सा बना लें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई बारी बारी इनको कि ये बेसिकली हैं क्या। एक्टस रिया क्या है? एक्टस रिया एक्शन को बेसिकली कहते हैं, इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि एक क्रिमिनल एक्ट है जो वॉलंटरीली बॉडीली मूवमेंट्स के ज़रिए से आया, यानी आपने कोई बॉडीली मूवमेंट्स ऐसी की हैं जिससे आपका क्या हो गया? एक क्रिमिनल एक्ट हो गया। यानी ये फिज़िकल एक्टिविटी को बता रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है जिससे किसी भी दूसरे पर्सन को आपने हार्म किया है या उसकी प्रॉपर्टी को आपने डैमेज किया है। तो कोई भी ऐसी चीज़ के जो फिज़िकली किसी को इंजरी दे दे, या मतलब कोई मर्डर हो जाए आपसे,
से, या आप किसी की पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रक्ट कर, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो इसको कहते हैं कि ये क्या है, एक्टस रिया है, यानी जानी और माली नुकसान पहुंचाना किसी भी दूसरे इंसान को। तो क्या आपने क्रिमिनल एक्ट किया, तो ये क्या बना, एक्टस रियस बना। मेंस रिया क्या है, मेंस रिया बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल इंटेंट है, यानी आपने जो सोचा कि मैंने ये काम करना है, ठीक है, वो जो आपकी सोच है वो क्या है, मेंस रिया है, ठीक है। यानी कि लातीनी ज़बान में इसका लफ्ज़ है, तो इसका तर्जुमा किया जाए तो गिल्टी माइंड, यानी गलत सोचने वाला जहन। आपने कोई क्रिमिनल एक्ट करने का सोचा, तो आपने क्या किया, आपका जो मेंस रिया है वो बना। पहला केस जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था वो 1877 में फॉकनर का केस था। फॉकनर एक कश्ती चलाता था, यानी मल्लाह था। एक दिन वो अपने शिप में एंटर होता है और शराब चुराने की नीयत से। जब वो वहाँ पे वो माचिस जलाता है, अंधेरे में ऑब्वियसली उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो माचिस जलाता है ताकि वो ढूंढ सके कि शराब कहाँ पे है, तो आग लग जाती है। उस आग लगने की वजह से पूरी की पूरी शिप क्या होती है, जल जाती है। तो उसको जो है आग लगाने के साथ साथ उसको चोरी का भी उस पर चार्ज लगाया जाता है। जब अदालत में ये केस जाता है तो उसको आग लगाने की बात पे सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि उसकी कभी इंटेंशन थी ही नहीं कि वो शिप को जलाए, उसकी इंटेंशन थी सिर्फ चोरी करना। तो आपका जो क्रिमिनल इंटेंट है क्राइम में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्ट जो हुआ इसके पीछे इंसान का इंटेंशन क्या थी। कॉजेशन क्या है, कॉजेशन एक कॉजल रिलेशनशिप है किसी भी मुजरिम ने जो एक्ट किया उसके बीच और उसका रिजल्ट जो निकला, यानी एक एक्ट हुआ और उसका फिर रिजल्ट क्या निकला, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं कॉजेशन। आउटकम इसकी हमेशा क्रिमिनल एक्ट में होनी चाहिए ताकि क्रिमिनल लाइबिलिटी को फिक्स किया जा सके। ये जो प्रिंसिपल है इमर्ज हुआ था 1910 में वाइट के केस में। वाइट प्लान करता है कि उसने अपनी माँ को कत्ल करना है और उसके दूध में जहर शामिल करना है जो वो रात को सोने से पहले लेती थी। ताहम उसकी माँ ने उस रात को सिर्फ कुछ घूंट लिए उस दूध के सोने से पहले, जो कि डेथ के लिए इनसफिशिएंट थी, यानी उसे इतना दूध उसने पिया कि वो किसी बंदे को मार नहीं सकता था। लेकिन जब वो रात को सोई तो उसको हार्ट अटैक आ गया और वो हार्ट अटैक से मर गई। तो इसीलिए वाइट जो था उसको पुलिस में सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा इंस्टेड ऑफ मर्डर, क्योंकि जो डेथ हुई थी वो उसके एक्ट की वजह से नहीं हुई थी, वो उसके एक्टस रिया और मेंस रिया मौजूद था वहाँ पे, लेकिन कॉजेशन नहीं हुई। यानी उसका माइंड था कि मैंने अपनी माँ को मारना है, तो उसने एक्शन किया, जहर मिलाया उसने दूध में और उसका इंटेंशन भी यही थी कि मारना था। लेकिन मसला ये कि कॉजेशन जो रिज़ल्ट आया वो क्रिमिनल एक्ट में नहीं बना। वो जो दूध पिया था उसने वो इतना इनफ नहीं था कि उसको मारता, हार्ट अटैक वाज द रीज़न, तो इसीलिए उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज किया गया, ना कि उसको मर्डर के लिए चार्ज किया जाए। तो ये कॉजेशन जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन क्रिमिनल एक्ट और एंड रिजल्ट। हमारे पास लास्ट है कंकरेंस। कंकरेंस क्या चीज़ है? अच्छा, कंकरेंस एक ज़ाहिरी ज़रूरत है कि जो साइमल्टेनियस एक्शन हुआ है और मेंस का जो रिया है उसकी वजह से, यानी उसने एक्शन किया और उसका इंटेंशन भी यही थी करने की, तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो गया। इसको साबित करने के लिए इस कंकरेंस की ज़रूरत होती है। ये पहली दफ़ा शेरी के केस में हमारे पास ये टर्म यूज़ हुई। उसने अपने हस्बैंड को डिसाइड किया कि उसने अपने हस्बैंड को कत्ल करना है गोली मार के, और ये प्लान उसने अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस किया। कुछ दिनों बाद जब वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो गलती से उसका शौहर उसकी गाड़ी के सामने आता है और जगह पे ही मर जाता है। तो इस केस में एक्टस रिया भी मौजूद था, मेंस रिया भी मौजूद था और कॉजेशन भी मौजूद था, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को उस तरीके से नहीं मारना चाहता, तो इसीलिए उसको मर्डर का चार्ज नहीं लगा। यानी कंकरेंस भी ज़रूरी है कि प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि ये जो एक्शन किया गया, इसके पीछे जो इंटेंशन थी वो रिजल्ट इस क्राइम के तहत आई। वो मारना चाहती थी अपने हस्बैंड को, उसकी इंटेंशन भी थी, लेकिन वो
उस तरीके से नहीं मानना चाहती थी। जब वो मरा वो उसकी गलती नहीं थी, वो एक्सीडेंटली उसकी गाड़ी से टकरा के मर गया। तो मतलब उस वक्त उसका जो इंटेंशन थी, जो उसका एक्ट था, वो उसको मारने का नहीं था, तो उसको मर्डर का चार्ज नहीं किया गया। हालांकि जो उसका जहन भी था मारने का, उससे एक्शन भी हो गया और रिजल्ट भी क्राइम में आ गया, लेकिन कंकरेंस मौजूद नहीं थी वहाँ पे, तो उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। यानी क्राइम, कोई भी क्राइम हो तो उसमें ये चारों एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, तभी आप उसको कहते हो कि ये क्राइम हो गया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने बेसिकली क्राइम को समझा कि क्राइम है क्या, ठीक है, और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। मज़ीद हम हर लेक्चर में अपना इसको कंटिन्यू करते हैं क्रिमिनोलॉजी को। मेरे साथ बनिए रहिएगा, लेक्चर्स को फॉलो करती रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।